ये जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीर है जब भारत के ऊपर कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे थे और आरोप लगा रहे थे एक आतंकवादी की हत्या का, निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहे थे जस्टिन ट्रूडो। सबसे पहले भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताया। इसके बाद कनाडा के डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत से जाने का फरमान सुनाया। कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। खालिस्तान समर्थक पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह का भारत दौरा रद्द कर दिया। एनआईए ने खालिस्तान समर्थक वांटेड आतंकियों के ऊपर इनाम का ऐलान किया और इसके बाद कनाडा के किसी भी नागरिक को वीजा देने पर रोक लगा दी गई। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर आग में घी डालते हुए कनाडा ने भी कुछ फैसले लिए। उसने भारत स्थित अपने उच्चायोग में स्टाफ कम करने का ऐलान किया। दरअसल कनाडा पाकिस्तान के रास्ते पर चलता नजर आ रहा है। वो भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन गया है। यही नहीं, कनाडा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट भी सक्रिय हैं, जो खालिस्तान समर्थकों को फंड भी कर रहे हैं। कनाडा की सरकार को भी पता है कि पाकिस्तान के इशारे पर खालिस्तानी आतंकी उसकी सरजमी से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सरकार बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने सबसे आंखें मूंद ली हैं, जबकि आतंकियों का बचाव और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले ट्रूडो को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। इस तस्वीर में एक तरफ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है और दूसरी तरफ टोपी पहने हुए आईएसआई का एजेंट। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई का ये एजेंट वैंकूवर में पाकिस्तान का कौंसल जनरल है। ये अमूमन ब्रिटिश कोलंबिया के सरे स्थित उसी गुरुद्वारे में आतंकी निज्जर से मिलता था जिसके बाहर उसकी हत्या हुई थी। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लिहाजा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादियों और पाकिस्तान का गठजोड़ साफ साफ नजर आ रहा है, जिसमें यह भी नजर आ रहा है कि कनाडा की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई के कनाडा में मौजूद एजेंट्स ने खालिस्तानी ग्रुप के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इस सीक्रेट मीटिंग में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को ज्यादा से ज्यादा फैलाने को लेकर प्लान बनाया गया है। कनाडा में अपने प्लान के तहत आईएसआई खालिस्तानी गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। पिछले कुछ महीनों में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थक गुटों के लोगों को बड़ी संख्या में फंडिंग हुई है। फंडिंग का इस्तेमाल लोगों को प्रदर्शन की जगह ले जाने, पोस्टर, बैनर और भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है। जबकि जानकारी के मुताबिक इस वक्त कनाडा में 20 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर छिपे हुए हैं, जिसे लेकर एनआईए और देश की दूसरी एजेंसियों ने कई बार कनाडा को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज भेजी, लेकिन कनाडा की जांच एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादियों और अलगाववादियों को खुली छूट दे दी, जिसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे पाकिस्तान परस्त आतंकवादी भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगलने लगे। सिंह पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा से बाहर निकालने की गीदड़ भभकी दी और 25 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जिससे कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannu, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. कनाडा का हिंदू फोरम खालिस्तान समर्थकों के 25 सितंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन और हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडे से चिंतित हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। उनकी सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच और धमकी के मामले में हमेशा की तरह कोई एक्शन नहीं लिया। उधर इस सबके बीच कनाडा में एक और हत्या हुई। इस बार बम्बीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके को किसी ने हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मुताबिक सुक्खा दुनेके की कनाडा के विनिपेग में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। सुक्खा दुनेके खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का दाहिना हाथ माना जाता।
गैंगस्टर सुक्खा दुनेके 2017 में पंजाब से कनाडा भाग गया था। ए कैटेगरी का गैंगस्टर सुक्खा कनाडा में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए भारत में कारोबारियों से रंगदारी और उगाही का काम करता था। सुक्खा दुनेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बम्बीहा गैंग को फंडिंग करता था। ये अपने मोगा जिला का दुनेके पिंड का रहने वाले हैं और ये काफ़ी समय से कनाडा में बाहर ने और मोस्टली इनकी परिवार में भी बाहर ने और हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी मदर और सिस्टर वो भी इनके साथ ही कनाडा में है। बताया जा रहा है कि कनाडा में बैठकर भारत में अपराध की दुकान चला रहे सुक्खा दुनेके की हत्या गैंग वॉर में हुई। हालांकि इस बारे में अभी तक कनाडाई पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सुक्खा के ऊपर पंजाब में 18 से ज्यादा केसेस दर्ज थे, जबकि इसका गैंग पंजाब के मोगा, लुधियाना और जालंधर में सक्रिय था। अपने गुर्गों के जरिए सुक्खा पंजाब में लोगों से फिरौती वसूलता था। के मुताबिक सुक्खा उर्फ सुखदूल सिंह का झुकाव खालिस्तान समर्थक संगठनों की ओर भी था, जबकि कहा जा रहा है कि सुक्खा दुनेके की लॉरेंस बिश्नोई और उसके इशारे पर काम करने वाले गोल्डी बराड़ से दुश्मनी थी। इसी दुश्मनी की वजह से बिश्नोई के कहने पर गोल्डी बराड़ ने सुक्खा दुनेके की हत्या करवा दी। सूत्रों की माने तो गैंगस्टर सुक्खा दुनेके को 12 से ज्यादा गोलियां मारी गयी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। सुक्खा की मौत के बाद पंजाब पुलिस उसके मोगा स्थित घर पहुंची और वहां रह रहे उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की। इसके अलावा कनाडा की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे गैंगस्टर्स और खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। पंजाब में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए। कनाडा में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके गैंग का पंजाब पुलिस ने गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक सिर्फ मोगा जिले में ही 78 जगहों पर दबिश दी गई। छापेमारी में संदिग्ध लोगों को राउंड अप किया गया और इसकी रिपोर्ट तैयार कर एडीजीपी को सौंपी जाएगी। पंजाब पुलिस के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 43 गैंगस्टरों की तस्वीरें जारी की हैं। एनआईए ने लोगों से इनकी अवैध संपत्तियों, व्यवसायों और सहयोगियों से संबंधित जानकारी देने की अपील की है। जो लिस्ट है गैंगस्टर्स की, उसमें सुक्खा का नाम था, निज्जर का नाम था। कनाडा में जिस तरीके से भारत के खालिस्तान समर्थक जो आतंकवादी हैं उनको जिस तरीके से पनाह दी गई, भारत सरकार कई बार लिस्ट सौंप चुकी, लेकिन कनाडा सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उधर कनाडा सरकार के प्रो खालिस्तानी रुख को देखते हुए भारत कनाडा में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को पुख्ता करने में लगा है। भारतीय प्रवासी सिखों और हिंदुओं के बीच ध्रुवीकरण को रोकने के उपायों के साथ साथ कनाडा को बेनकाब करने की तैयारी भी है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए 23 सितंबर को अमेरिका से न्यूयॉर्क यात्रा पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूएन में वो कनाडा के आरोपों को लेकर भारत की स्थिति को और साफ करेंगे। The issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? इसके अलावा संभावना जताई जा रही है कि एस जयशंकर 26 सितंबर को यूएनजीए में अपने संबोधन के बाद वॉशिंगटन डीसी का दौरा भी करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अमेरिका से कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। कनाडा में बढ़ रही भारत विरोधी गतिविधियों के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादियों पर बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकवादियों पर इनाम का ऐलान किया है, जिसमें हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर 10-10 लाख रुपए का इनाम है, जबकि परमिंदर सिंह खैरा उर्फ पट्टू, सतनाम सिंह उर्फ सतबीर सिंह और यदविंदर सिंह उर्फ यद्दा पर 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। इसके अलावा एनआईए ने 43 गैंगस्टर्स की तस्वीरें जारी कर उनकी अवैध संपत्ति, व्यवसाय और सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मांगी है। एनआईए ने 917290009373 नंबर जारी कर कहा है कि लिस्टेड गैंगस्टर से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी जा सकती है। दरअसल एनआईए 43 गैंगस्टर्स के पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकना चाहती है, जिस पर देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी राजनीतिक करियर बचाने के लिए खालिस्तान समर्थकों का साथ दे रहे हैं, तो वहीं उन्हीं की तरह आतंकवादियों का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान भी इस मामले में ज्ञान बगाड़ रहा है।
पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को धार देने की कोशिश की। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे ग्लोबल टेररिस्ट को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को सही बताने की कोशिश की। पाकिस्तान ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को एक बार फिर चरितार्थ किया। उसने कनाडा विवाद के जरिए भारत पर वही घिसे पिटे और बेबुनियाद आरोप लगाए जिनका कोई सिर पैर नहीं। इस्लामाबाद से पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने भारत पर तो सवाल उठाए, लेकिन अपने देश की आतंकी करतूतों पर एक शब्द नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के स्टैंड को उन्हीं के नागरिक नकारते नजर आए। पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने कनाडा के खिलाफ भारत की कार्रवाई को सही ठहराया और कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को गलत करार दिया। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तान मूल के कारोबारी साजिद तरार ने कनाडा को आड़े हाथों लिया। साजिद तरार ने भी कहा कि ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाकर बड़ी भूल कर दी है और उनका साथ कोई भी पश्चिमी देश नहीं देगा। जाहिर है विदेश मामलों के जानकार पाकिस्तानियों को पता है कि कनाडा के पीएम ने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस सबसे बेपरवाह अपने ही एजेंडे पर चल रही है। भारत को कनाडा की असलियत दुनिया के सामने इसलिए लानी पड़ रही है क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश की संप्रभुता और अलगाववाद को लेकर दोहरे मानदंड अपनाते हैं। एक तरफ तो वो खालिस्तान समर्थकों के मामले में आंखें मूंद लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरदीप सिंह निज्जर जैसे वांटेड आतंकवादी की हत्या में भारत का हाथ बताते हैं। असल में इन सब के पीछे ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरियां हैं। कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के महज 158 सांसद हैं। कनाडा की 338 सीट वाली संसद में बहुमत के लिए 170 सांसदों की जरूरत होती है। सरकार में बने रहने के लिए ट्रूडो को कट्टर खालिस्तानी अलगाववादी नेता जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन हासिल है। एनडीपी के इस समय 24 सांसद हैं और ट्रूडो एनडीपी को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। साल 2019 और 21 के चुनाव नतीजों ने ट्रूडो को खालिस्तानी अलगाववादी नेता जगमीत सिंह और उनकी पार्टी पर पूरी तरह से निर्भर बना दिया है। ट्रूडो और एनडीपी के बीच कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई समझौता है जो साल 2025 तक चलेगा। ट्रूडो इस समझौते से पीछे नहीं हट सकते क्योंकि ऐसा करते ही उनकी सरकार गिर जाएगी। हालांकि खालिस्तान समर्थकों की पैरोकारी के बावजूद जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता घटी है। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे लोकप्रियता के मामले में ट्रूडो से आगे निकल गए हैं। भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज कहा कि कनाडा के ज्यादातर राजनयिक हमारे यहाँ हैं और आने वाले दिनों में कनाडा दूतावास के और कर्मचारी कम किए जाएंगे। That there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर कनाडा में रहने वाले छात्रों को कोई दिक्कत आती है तो वो भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। आज अरिंदम बागची ने लगातार अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यह भी बताया कि जो वीजा सेवाओं को इस समय के लिए स्थगित किया गया है वो क्यों किया गया है। इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, हमने जैसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है। हमारे हाई कमीशन, हमारे काउंसुलेट्स वहाँ चल रहे हैं और काम हो रही है। उनमें कोई दिक्कत हो उनसे कांटेक्ट करें, पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। और स्टूडेंट जो है उनको वीजा, हमारे वीजा पॉलिसी से कोई उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। तो जो बाइडेन एक बार फिर अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी उसमें पीएम मोदी ने बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए न्योता दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने चीन जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन को चीन आने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। ताइवान के सैनिकों ने चीन के हमलों से अपने सैन्य अड्डों को बचाने के लिए युद्धाभ्यास किया। सिंचू इलाके में किए गए इस युद्धाभ्यास में ताइवानी सैनिक टैंकों और हेलीकॉप्टरों से अपने टारगेट पर गोलीबारी करते नजर आए। रोमानिया में गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए।
इस दौरान उन्होंने अपने सिर पर सामान भी रखा हुआ था। बताया गया कि राहुल गांधी वहां कुलियों से मुलाकात करने पहुंचे और इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी कुलियों जैसे कपड़ों में नजर आए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी ने कुलियों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की। खास बात ये थी कि इस दौरान उन्होंने कुलियों की लाल रंग की ड्रेस और बाजू पर कुलियों का बिल्ला भी पहना था। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने सिर पर सामान भी उठाया और उनके ऐसा करते ही वहां राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। राहुल गांधी ने वहां बैठकर कुलियों से उनकी परेशानियां सुनी और अपने व्हाट्सएप चैनल पर लिखा कि भारत के मेहनती भाइयों की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। हमारे बीच में राहुल गांधी जी जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला, तो सबसे मैं ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा। बताया गया कि कुछ समय पहले कुलियों ने राहुल गांधी से उनके मुद्दों को समझने के लिए मिलने का आग्रह किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। राहुल गांधी के रेलवे स्टेशन जाने और कुलियों से मुलाकात पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर मेहनतकश लोगों के अपमान का आरोप लगाया और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी की सूटकेस उठाई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन पर तंज कसा। अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी ने जो सूटकेस सिर पर उठा रखा है उसमें पहिए लगे हैं और उसे आसानी से खींचा जा सकता है। बीजेपी के इस तंज पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठे सपने नहीं दिखाते। एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, वो झूठे सपने नहीं बेचते इन लोगों की तरह, न जुमले फेंकते। यही नहीं, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो राहुल गांधी की तुलना फिल्म राजा बाबू के किरदार से कर दी। मुझे राजा बाबू मूवी याद आती है, जहां गोविंदा कभी डॉक्टर बनता था तो कभी वकील बनता था, कभी पुलिस वाला बनता था तो कभी नेवी का सेलर बनता था, लेकिन अंत में वो राजा बाबू अपनी माता का राजा बाबू रहा। कांग्रेस ने राहुल गांधी की इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। अभिनेता अनिल कपूर की इजाजत के बिना अब उनके नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल करना आपको महंगा पड़ सकता है। जी हां, अनिल कपूर ने कुछ दिनों पहले पर्सनालिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनके नाम, उनकी आवाज और फोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी छवि और पर्सनालिटी पर असर पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल कपूर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनसे जुड़े नाम, डायलॉग्स और तस्वीरों के कमर्शियल इस्तेमाल को गलत ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल कपूर के अंदाज में झक्कास बोलकर उसका फायदा उठाना सही नहीं। साथ ही कोर्ट ने मिस्टर इंडिया, राम लखन और नायक जैसी फिल्मों में अनिल कपूर के किरदारों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। हालांकि अनिल कपूर की इजाजत से उनके डायलॉग्स और किरदारों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के 76वें विलय दिवस के मौके पर जम्मू में पहली बार वायुसेना के एयर शो का आयोजन होने जा रहा है। ये एयर शो कल सुबह शुरू होगा। कर ली गई हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना के जवानों ने एयर शो की रिहर्सल की। रिहर्सल के दौरान सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हॉक MK-132 विमान से देश की ताकत दिखाई। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टरों के डिस्प्ले के साथ एयर वॉरियर ड्रिल टीम और आकाशगंगा डेयरडेविल स्काई डाइविंग टीम ने आसमान में अपने करतब भी दिखाए। और 25 मिनट तक चलने वाले इस एयर शो के पहले चरण में वायुसेना के 9 विमान अलग अलग फॉर्मेशन बनाते नजर आएंगे और दूसरे चरण में लड़ाकू विमान जमीन के करीब आते हुए रोमांचक स्टंट करते दिखेंगे। इस एयर शो को आम जनता भी देख सकेगी। एयर शो के दौरान लोगों के लिए एयर अवेयरनेस कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और वायुसेना के एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का भी प्रदर्शन होगा। वायुसेना ने एयर शो को देखने के लिए जम्मू के लोगों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। आदि शंकराचार्य की इस मूर्ति का खुद शिवराज सिंह चौहान इसके अनावरण के लिए पहुंचेंगे। मानधाता पर्वत पर स्थित ये विशाल प्रतिमा सतह से 199 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है और इसमें उनके 12 वर्ष के रूप को दिखाया गया है। हम आपको बता दें कि क्योंकि आदि शंकराचार्य 12 वर्ष की उम्र में ही पूरे भारत में वेदों के प्रचार प्रसार के लिए घर का त्याग कर चुके थे, आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा का दबाव भी झेल सकती है।
साथ ही 7 तीव्रता के भूकंप का भी इस प्रतिमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति बनाई गई है उसके अनावरण के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचेंगे और आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा का स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मकता की मूर्ति का नाम इसको दिया गया है। लखनऊ में बाबू बनारसी दास कॉलेज की 23 साल की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया कि छात्रा कॉलेज में गणेश उत्सव के कार्यक्रम के बाद अपने दोस्त के घर गई थी, जहां गोली लगने से उसकी मौत हुई। या हत्या के इरादे से चलाई गई, इसकी जांच की जा रही है। लखनऊ के दयाल रेजिडेंसी इलाके में बाबू बनारसी दास कॉलेज की एक छात्रा निष्ठा त्रिपाठी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया गया कि छात्रा कॉलेज में गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम के बाद दयाल रेजिडेंसी में रहने वाले अपने दोस्त आदित्य पाठक के फ्लैट पर गई थी। बताया जा रहा है कि फ्लैट पर देर रात तक पार्टी चली। निष्ठा के घर वालों ने आदित्य पाठक पर हत्या का आरोप लगाया है। मुख्य आरोपी आदित्य पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जिस फ्लैट में निष्ठा की मौत हुई वो एक पुलिसकर्मी का है और आदित्य किराए पर रहता था। पुलिस ने मौके से फोरेंसिक सबूत जुटाए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। किचन से शराब की बोतलें भी मिली हैं, लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि फायरिंग नशे में या पार्टी के दौरान किसी विवाद पर चली होगी, जिससे निष्ठा की मौत हो गई। लोकसभा से पारित होने के बाद महिला आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को राज्यसभा के पटल पर रखा और महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिए जाने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। विकसित की जाएगी, ये बहुत बड़ा कदम है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरक्षण देने से पहले जनगणना और परिसीमन क्यों जरूरी है। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC/ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। उन्होंने ये भी साफ किया कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करने का फैसला परिसीमन आयोग करेगा। जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा। कानून मंत्री ने महिला उत्थान के लिए सरकार की तरफ से किए कामों को भी गिनाया और अपने भाषण को एक कविता के जरिए खत्म किया। सपने सब साकार करेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मातृशक्ति नेतृत्व करेगी, जन गण मन की शान बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उम्मीद जताई कि महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास होगा। नड्डा ने भारत की विकास यात्रा में महिलाओं के योगदान को गिनवाते हुए कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की होगी। उन्होंने कहा कि बहुत देशों से काफी पहले भारत ने महिलाओं को मतदान का पूर्ण अधिकार दिया। कई देशों से पहले हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री हुई, इसीलिए नारी कभी अबला नहीं रही। हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाली। नड्डा ने कहा कि किस सीट पर आरक्षण मिले, किस सीट पर न मिले, इसका फैसला सरकार नहीं परिसीमन आयोग करेगा। इसीलिए बिल लागू करने में देर हो रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा। मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो। नड्डा ने कहा कि इसीलिए जनगणना और नए सिरे से परिसीमन जरूरी है। भाषण के दौरान नड्डा की विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से तीखी बहस हुई। दरअसल जब नड्डा तुरंत रिजर्वेशन लागू न करने के पीछे तकनीकी दिक्कतें गिना रहे थे, तभी खड़गे ने उन्हें टोका और सवाल किया कि जब पंचायतों में तुरंत आरक्षण हो सकता है, जिला पंचायतों में हो सकता है, तो महिला आरक्षण क्यों नहीं। इस दौरान खड़गे ने कबीर का दोहा सुनाकर तुरंत आरक्षण देने की मांग की। आज करो, और मैं एक कबीर का दोहा सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब। इसके जवाब में नड्डा ने कहा कि बीजेपी का इरादा राजनीतिक स्कोर करने का नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का है, इसलिए जो कानूनी रूप से सही है वही काम कर रहे हैं। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज दी ओनली वे एंड दिस इज दी शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज दी करेक्ट वे।
इससे पहले कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत रंजीत रंजन ने की। उन्होंने सवाल किया कि अचानक बिल लाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी और कृषि कानून लागू करने के फैसले भी अचानक हुए, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को उठाना पड़ा। रंजीत रंजन ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और महिला आरक्षण बिल सिर्फ चुनावी फायदे के लिए लाया गया। महिलाओं के रिजर्वेशन के अधिकार में ये परिसीमन की, ये जनगणना की, सीट के रोटेशन की जो आपने बाधा लगाई है, क्या ये चुनावी एजेंडा है 2024 का, जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखाना है। इस दौरान उन्होंने नए संसद भवन में राष्ट्रपति को न बुलाने का जिक्र करते हुए सरकार के नारी सम्मान के दावों पर भी सवाल उठाया। कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बिल पेश करने की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या संसद की पुरानी इमारत में कोई वास्तु दोष था या सरकार किसी खास मुहूर्त का इंतजार कर रही थी। From 2014 to 2023, 9 years, who stopped you to bringing this bill? I would like to know from the Honorable Prime Minister whether he is waited for this new building to introduce this bill. If there any Vastu issue was there in that building, is there? Otherwise, if there is a good muhurta is there for 2023 for this bill, you lost 9.5 years. Now you are telling we are going to implement this 2029. महिला आरक्षण बिल पर हुई बहस में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने अपना बयान सदन के पटल पर रखने की अपील की, जिसे सभापति ने मंजूर भी किया। इस दौरान देवेगौड़ा ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया कि उनके प्रधानमंत्री रहते महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया था। When I was the Chief Minister of Karnataka, I brought this reservation bill and it was passed in the Karnataka Assembly, and the same was introduced in the Parliament when I became the Prime Minister. राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कई महिला हस्तियां सदन में पहुंची। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा सुनने के लिए अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, रूबल नागी समेत कई जानी मानी हस्तियां संसद भवन पहुंची और बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा गैलरी में दिखाई दी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने विजय चौक पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में महिलाओं ने आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। महिलाओं ने केक काटकर और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर महिला आरक्षण बिल पास होने की बधाई दी। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। राज्यसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी फायदे के लिए इस बिल को लेकर आई है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसमें ओबीसी कोटे को शामिल करने की मांग की थी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने सवाल कर पूछा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ओबीसी प्रतिनिधित्व पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस बारे में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के इतिहास में कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं है और उसने चौधरी चरण सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा जैसे ओबीसी नेताओं का विरोध किया। बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता है और उनकी अज्ञानता कल अमित शाह जी ने बता दिया। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे को शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि भारत सरकार में 90 सचिव हैं, जिनमें केवल 3 ओबीसी समुदाय से आते हैं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराए जाने की भी मांग की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राज्यसभा में ओबीसी सचिवों की संख्या पूछने पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज भी कसा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे, जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम।
और वो भी ट्विटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं। बीजेपी के हमले का जवाब देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार को महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग वाली राहुल गांधी की सलाह मान लेनी चाहिए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब है कि वो ओबीसी विरोधी है। आप क्या ओबीसी विरोधी हैं जो आप राहुल गांधी जी का सुझाव नहीं मान रहे? आरजेडी ने भी केंद्र सरकार से हर क्षेत्र में ओबीसी के प्रतिनिधित्व के बारे में फिर से विचार करने की मांग की है। सरकार एक संकीर्ण दायरे में सोच रही है और एक ज्वालामुखी पैदा हो रही है। केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कहा है कि ओबीसी समाज को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत नहीं है, उस पर बात होनी चाहिए। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर करीब 2.5 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास होने को स्वर्णिम पल बताया और इसका हकदार सदन के सभी सदस्यों को बताया। भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भर गई है। इस दौरान उन्होंने सभी सांसदों को बिल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी दिया। सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नींद में सोए पड़े विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से जगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, इसरो चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से दोबारा संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन बाद फिर से सुबह होने वाली है और सूर्य की किरणें वहां पहुंचने वाली हैं। चंद्रमा पर रात शुरू होने के साथ ही इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में भेज दिया था। 4 सितंबर को इसरो ने सोशल मीडिया पर मैसेज लिखा था कि अब 22 सितंबर को लैंडर और रोवर को जगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सूर्य की किरणें जैसे ही लैंडर और रोवर पर पड़ेंगी वैसे ही उनकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। इसरो को उम्मीद है कि बैटरी चार्ज होने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से दोबारा संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर अपने सारे प्रयोग पूरे कर चुके हैं, लेकिन अगर उनसे दोबारा संपर्क स्थापित हुआ तो संभव है कि दोनों चांद पर कुछ नए प्रयोग कर सकेंगे और नई जानकारियां भेज पाएंगे। लोकसभा में चंद्रयान 3 और स्पेस सेक्टर में भारत की सफलता पर भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 3 की सफलता को बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। सबसे पहले मैं इसरो के साइंटिस्ट और ब्रॉडर इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी चंद्रयान 3 की सफलता और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसरो प्रमुख की तारीफ की। India space program reminds the world not only of our innovative capabilities, but also of our capacity to help shape solutions to global challenges in other areas. चीन के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नोकझोंक हुई। अधीर रंजन ने राजनाथ सिंह को चीन के मुद्दे पर चर्चा की चुनौती दी। राजनाथ सिंह ने अधीर रंजन को जवाब देते हुए कहा कि सरकार सीना तानकर चीन पर चर्चा को तैयार है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई कल तक टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कल फिर मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई ने लालू तेजस्वी समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में बनने वाला ये स्टेडियम भगवान
शिव से जुड़ी थीम पर बनाया जाएगा। स्टेडियम के सामने की तरफ बनने वाला विशाल डोम भगवान शिव के डमरू की तरह होगा। वहीं मैदान को रोशन करने वाली फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आकार की होंगी। स्टेडियम के डिजाइन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें इसका प्रवेश द्वार बेलपत्र के आकार का होगा। करीब 31 एकड़ एरिया में बनने वाले इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। राज्य सरकार ने स्टेडियम के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर 121 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और बताया जा रहा है कि स्टेडियम बनाने में 330 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्टेडियम के 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है।